हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर 2 जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, चाहे तो हम इस चैप्टर को डायरेक्टली स्टार्ट भी कर सकते हैं, सीधा सा इसके जो मेन क्वेश्चंस हैं उस पर आ सकते हैं, लेकिन पहले हम आपको समझाना चाहते हैं कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। अब आप कहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ तो हमने पढ़े, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या चीज़ है। तो आपको मैं बता दूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कह सकते हैं, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं वो फंक्शन की कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। अगर आपको याद हो, क्लास 11th में आपने फंक्शंस पढ़े थे और आपको बताया गया था किसी भी रिलेशन के फंक्शन होने के लिए कंडीशन होती है कि जो वो रिलेशन है उसके डोमेन के हर एक एलिमेंट की अगर यूनिक इमेज एग्जिस्ट करती है तो हम उस रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। यानी फंक्शन में डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होती है। इसी तरीके से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं उनमें डोमेन में जितने भी एंगल होते हैं, अगर वो एंगल्स में पुट किए जाते हैं तो उनका भी एक यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट होता है। अब आपको पता है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं उन सभी की डोमेन रियल नंबर होती है। तो अगर आप कोई भी एंगल पुट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में तो उसका सॉल्यूशन जो होगा वो हमेशा यूनिक होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि sin π/6 यानी sin 30 1/2 होगा। sin 30 की वैल्यू 1/2 से अलग कोई और नहीं होती है, ये आपको पता है कि sin 30 की सिर्फ एक ही वैल्यू होती है 1/2। ऐसे ही cos π/4 यानी cos 45 भी 1/√2 होता है। cos π/4 की या cos 45 की और कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इट मीन्स अगर आप कोई भी एंगल पुट करेंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वो सॉल्यूशन हमेशा यूनिक होगा। ठीक है, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कह सकते हैं। तो पहली बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम क्यों कहते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं इन्वर्स होने की, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अगर कोई फंक्शन इन्वर्स हो सकता है, किसी फंक्शन का इन्वर्स हो सकता है, तो डेट्स वाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का भी इन्वर्स हो सकता है और वो कहलाएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पर लेकिन वो कब होगा, किस तरीके से होगा, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। तो आपको बता दें, ए फंक्शन हैज़ इन्वर्स और इट इज़ इन्वर्टिबल इफ़ इट इज़ बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 एंड ऑन 2। तो किसी फंक्शन के इन्वर्स होने की या इन्वर्टिबल होने की कंडीशन ये है कि कोई फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है, इट मीन्स अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है तभी वो इन्वर्टिबल होगा। सारे के सारे फंक्शन आपके इन्वर्टिबल नहीं हो सकते, सिर्फ वही फंक्शन जो कि बाइजेक्टिव होते हैं, इट मीन्स वो 1 1 और ऑन 2 होते हैं, सिर्फ वही फंक्शन इन्वर्टिबल हो सकते हैं। अब ये कहोगे कि बाइजेक्टिव होना, 1 1 और ऑन 2 होना, ये आपने अभी तक ये वर्ड सुने नहीं होंगे। तो सही बात है, क्योंकि जो आपका चैप्टर 1 है रिलेशन फंक्शन, तो उसमें आपको बताया गया कि आप किस तरीके से किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल दिखा सकते हैं और कैसे किसी फंक्शन को आप 1 1 और ऑन 2 चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये 1 1 और ऑन 2 को हम बाइजेक्टिव बोल देते हैं। तो यानी किस तरीके से किसी फंक्शन को बाइजेक्टिव दिखा सकते हैं, तो ये सब हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था। अभी आपने चैप्टर नहीं किया, लेकिन जब आप करेंगे तब आपको ये पता चलेगा। तो फिलहाल हमें इसका अभी डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें पहले वो चैप्टर कराना पड़े, उसके बाद हम इस चैप्टर को करें। हम सिर्फ बस ये जानकारी ले लें कि भाई ये 1 1 और ऑन 2 होते क्या हैं। तो पहले हम इसको 1 1 को डिस्कस करने से पहले बात कर लें, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ये भी इन्वर्टिबल होंगे अगर ये भी बाइजेक्टिव होंगे। तो जैसे हमने ऊपर बताया कि कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव तब होगा जब वो कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल तब होगा जब वो बाइजेक्टिव होगा। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होंगे वो भी आपके इन्वर्टिबल होंगे या उनका भी इन्वर्स होगा अगर वो बाइजेक्टिव होंगे। लेकिन आपको बता दें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो बाइजेक्टिव नहीं होते, क्योंकि वो 1 1 फंक्शन नहीं होते हैं। अभी 1 1 फंक्शन है क्या, पहले हम उसी को डिस्कस कर लेते हैं। भाई कोई भी जो फंक्शन होता है वो f(x = y) की फॉर्म में होता है, जहाँ पर x में वैल्यू डोमेन से पुट की जाती है और y का जो सॉल्यूशन है वो कोडोमेन से फाइंड आउट होता है। यानी कि जो भी सॉल्यूशन निकल कर आता है वो कोडोमेन में लाई करता है। ठीक है, ये आप सभी को अच्छी तरीके से पता है। अब फंक्शन के 1 1 होने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर x के प्लेस पे डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करें और उसका सॉल्यूशन कोडोमेन में वो डिफरेंट आए तो फंक्शन को 1 1 कहा जाएगा। यानी x के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए अगर फंक्शन का डिफरेंट सॉल्यूशन आता है तो फंक्शन को हम 1 1 कहते हैं। ठीक है, x के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए अगर फंक्शन का सॉल्यूशन डिफरेंट आता है तो फंक्शन को 1 1 कहा जाता है। लेकिन ऐसा आपका
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में अगर आप डिफरेंट एंगल पुट करेंगे तो वहाँ पर वैल्यू जो है वो सेम हमेशा नहीं आती है। जैसे साइन का एग्जांपल ले लीजिएगा, साइन में अगर आप π/6 पुट करते हैं तो साइन π/6 भी 1/2 होता है, और साइन 5π/6 यानी कि साइन 150 डिग्री वो भी 1/2 के इक्वली होता है। अब क्योंकि यहाँ पे 2 डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए सेम सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो 1 1 नहीं होगा, और जब ये 1 1 नहीं होगा तो इट मीन्स ये इसका इन्वर्स फंक्शन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, मैं रिपीट कर दूँ, किसी फंक्शन के इन्वर्टिबल होने की कंडीशन ये है कि फंक्शन आपका 1 1 ऑन टू होना चाहिए था। इसी तरीके से अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी अगर इन्वर्टिबल होंगे तो उनके लिए भी 1 1 ऑन टू होना ज़रूरी है, पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ 1 1 नहीं होते हैं। 1 1 का मतलब आपको बताया गया कि डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट सॉल्यूशन आना, पर ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में नहीं होता। जैसे कि साइन में हमने एग्जांपल आपको दिया कि साइन में 2 डिफरेंट एंगल के लिए क्योंकि सेम वैल्यू वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं वो 1 1 फंक्शन नहीं होते, और जब ये 1 1 नहीं होंगे तो डेट मीन्स वो इन्वर्टिबल भी नहीं होंगे। ठीक है, जो उनकी डोमेन है उनके लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हम यूज़ करते हैं उन सभी की डोमेन जो होती है वो रियल नंबर होती है, तो इट मीन जो उनकी डोमेन है उनके लिए वो कभी भी इन्वर्टिबल नहीं होंगे। तो फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये टर्म वहाँ पर आई कहाँ से? तो आपको बता दें, बट इफ वी रेस्ट्रिक्ट द डोमेन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर दें, जो उनकी डोमेन रियल नंबर होती है उसको रियल नंबर से थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर दें, तो ऐसा करने पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वर्टिबल दिखा सकते हैं और उनको प्रूव कर सकते हैं और उनके इन्वर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब ये है कि डोमेन में ऑल रियल नंबर है। अगर हम डोमेन के ऑल रियल नंबर नहीं लेके उसका कोई सबसेट अगर वहाँ पे लेके चलें तो उसके उस सबसेट के लिए हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप देखिएगा, साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ आपको यहाँ पे गिवन है। अब ये ग्राफ बना कैसे आपको बताते हैं। साइन एक्स फंक्शन में अगर आप एक्स के प्लेस पे -2π से लेकर +2π तक की आप वैल्यू पुट करते हैं तो ये आपका जो ग्राफ है साइन एक्स का वो बनकर आएगा। ठीक है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। अब इस ग्राफ से अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये फंक्शन आपका 1 1 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हम ग्राफ को देखो, अगर यहाँ पर आप, तो यहाँ पर -3π/2, इसका सोल्यूशन भी कितना होगा? +1 होगा, और आपका प्लस के π/2 इसका सोल्यूशन भी 1 होगा। यहाँ पे ग्राफ से ही बात क्लियर होती है कि x की 2 डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए यहाँ पर इसका सोल्यूशन जो है वो सेम है। और जब 2 डिफरेंट वैल्यू में सेम सोल्यूशन वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा। जब 1 1 नहीं होगा डेट मीन्स वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो हम क्या करें? तो इसके लिए में करना ये होगा कि अगर हम -2π से +2π ना लेकर इसके एक छोटा सा पोर्शन लें जहाँ पर ये फंक्शन 1 1 हो रहा हो, तो उस केस में हम उसको इन्वर्टिबल दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर हम -π/2 से, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ग्राफ में भी दिखा रखा है कि -π/2 से +π/2 के पोर्शन को अगर लेके चलें तो इस केस में फंक्शन आपका 1 1 होगा। ये 1 1 क्यों होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर x की जितनी भी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो उसके लिए इस फंक्शन का सोल्यूशन हमेशा डिफरेंट आ रहा है। x की डिफरेंट वैल्यूज़ पर ये जो फंक्शन है जो आपकी दोनों लाइनों के बीच में है वो डिफरेंट वैल्यूज़ को शो कर रहा है। तो इसका मतलब इस पोर्शन के बीच में -π/2 से +π/2 के बीच में डिफरेंट वैल्यूज़ पर डिफरेंट सॉल्यूशन आ रहा है। तो इट मीन्स ये फंक्शन यहाँ पर 1 1 बन जाएगा, और जब ये 1 1 बन जाएगा तो इसका मतलब उसका इन्वर्स भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर जाएगा। तो उसमें यही कह रहे हैं कि डोमेन ऑफ साइन एक्स इज टेकन टू बी -π/2 से +π/2। अगर हम साइन एक्स के डोमेन को -π/2 से +π/2 कर देते हैं तो जो साइन एक्स फंक्शन है वो इन्वर्टिबल हो जाएगा और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इसी तरीके से बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके भी डोमेन को अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो उनका इन्वर्स फंक्शन भी वहाँ पर एग्जिस्ट कर जाता है। तो इस तरीके से किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स को एग्जिस्ट कराया जा सकता है और उनके इन्वर्स फंक्शन को फाइंड आउट किया जा सकता है। आगे देखिएगा, अब ये भी इसमें ध्यान रखिएगा, जब हम किसी फंक्शन के इन्वर्स की बात करते हैं तो फंक्शन नॉर्मली f सच दैट x टेंड्स टू y की फॉर्म में होता है और फंक्शन f x = y की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें जो x है वो डोमेन है और y उसका कोडोमेन है। अब इसके इन्वर्स की बात करें तो उसके इन्वर्स को लिखा जाएगा f इन्वर्स करके। ठीक है, पावर में -1 दैट मीन्स वो f इन्वर्स है। और जब भी किसी फंक्शन का इन्वर्स हम फाइंड आउट करते हैं तो ध्यान रखना कि उसके डोमेन और कोडोमेन हमेशा इंटरचेंज हो जाते हैं। जो कोडोमेन है वो बन जाएगा डोमेन और जो डोमेन है वो बन जाएगा कोडोमेन।
ठीक है, उसको लिखा जाएगा एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स करके। इनवर्स का मतलब ही अगर देखा जाए तो इजी लैंग्वेज में उसको उल्टा करना होता है। एक मेन फंक्शन में अगर हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो उसका सोल्यूशन ऑब्टेन करते हैं एज ए वाई। इनवर्स में क्या होगा, इनवर्स में वाई की वैल्यू को पुट करेंगे तो एक्स का सोल्यूशन ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, यही इनवर्स में किया जाता है, पर लेकिन हर एक फंक्शन का इन्वर्स नहीं होता, तो उनको पहले इन्वर्टिबल दिखाना होता है, तो वही चीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा था। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शंस के केस में होगा, तो इनके इन्वर्स में भी क्या होगा कि नॉर्मली जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एंगल पुट करते हैं, उनकी वैल्यू को ऑब्टेन करते हैं, तो इनके इन्वर्स फंक्शन में वैल्यू को पुट करेंगे और एंगल को ऑब्टेन किया जाएगा। पर उसके लिए यहाँ पर इनके डोमेन को हमें रेस्ट्रिक्ट करना था, तो वो आपको करके बताया कि कौन सी डोमेन के लिए वो उनके इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए देखिएगा, अगर साइन एक्स इक्वल टू वाई है तो एक्स जो होगा इसमें वो किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स वाई। यानी कि जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो इस फॉर्म में लिखे जाते हैं। जैसे एक्स यहाँ पे बन गया वो साइन इनवर्स वाई, ऐसे कॉस का हो जाएगा कॉस इनवर्स वाई, ऐसे टेन इनवर्स वाई। इस तरीके से इनवर्स फंक्शन को लिखा जाता है। तो इसे हम रीड करेंगे साइन इनवर्स वाई, जो पावर में -1 है वो साइन इनवर्स वाई है। पर ये ध्यान रखिएगा, साइन इनवर्स वाई का मतलब कभी भी 1 साइन वाई के इक्वल नहीं है। ये पावर में -1 सिर्फ इसके इन्वर्स को शो कर रहा है, लेकिन इसका मतलब जो है वो 1 साइन वाई के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जैसे हमने कहा फंक्शन की जो डोमेन है वो -1 से +1 है, तो उसकी रेंज होगी -π/2 से +π/2 होनी चाहिए थी रियल नंबर, लेकिन रियल नंबर के लिए वो इन्वर्टिबल नहीं होता, तो वो चेंज करके -π/2 से +π/2 होगा। कॉस इनवर्स के लिए इसको हमने प्रूव भी करके दिखाया था, अगर आपको पर याद हो। कॉस इनवर्स का जो डोमेन है वो -1 से +1 होगा और इसकी रेंज बनेगी 0 से पाई, और ऐसे tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स और cosec इनवर्स की होगी। तो ये आपको टेबल जो है थोड़ी याद रहनी चाहिए। जब भी हम किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको उनके डोमेन और रेंज के बारे में पता रहना चाहिए। ठीक है, अब सीधा हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन आपके इस तरीके से होंगे। तो ये अभी तक का जो हमने डिस्कशन किया वो ज़रूरी था, आपको पता होना चाहिए इसका थोड़ा बेसिक, कि किस तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इनकी डोमेन और कोडोमेन या डोमेन और रेंज क्या होती हैं। तो क्वेश्चन मेनली आपके यहाँ से हैं, तो वो देखिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो लेट एनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज y इक्वल टू साइन इनवर्स x। मैं सपोज करते हैं कोई भी जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, वो इस तरीके से है। अगर x यहाँ पर पॉजिटिव है, डेट मीन्स ग्रेटर देन 0 है, और x यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, वटेवर, और थीटा यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, और तब आपको उसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आप कैसे करेंगे। तो उस केस में बता रहे हैं कि जो साइन इनवर्स साइन थीटा है, अगर x पॉजिटिव है तो ध्यान रखिएगा x के प्लेस पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा हम पुट कर सकते हैं, जो भी वहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग इनवर्स फंक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग। तो साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा के इक्वल हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा के इक्वल हो जाएगा, टैन इनवर्स टैन थीटा थीटा के इक्वल हो जाएगा, और ऐसी बाकियों में। एक एग्जाम्पल से इसको समझिएगा। जैसे साइन इनवर्स 1/2 की हमें प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम देखेंगे ये कि 1/2 की वैल्यू जो है ये साइन में कौन से एंगल पर होती है। तो हमें पता है कि 1/2 साइन में वैल्यू होती है साइन 30 की, यानी साइन π/6 की। तो हम 1/2 के प्लेस पे साइन π/6 पुट करेंगे, और जैसा आपको बताया गया कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा के होता है, तो ऐसे ये भी साइन इनवर्स साइन जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, π/6 के। ठीक है, ऐसे ही कॉस इनवर्स 1/√2, तो हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि 1/√2 कॉस में कौन से एंगल की वैल्यू होगी, तो ये वैल्यू होगी कॉस π/4 की। तो यहाँ कॉस π/4 पुट करेंगे, और आपको जैसे बताया गया था कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल होगा थीटा के, तो इक्वल हो जाएगा π/4 के। ठीक है, ऐसे tan इनवर्स √3 के केस में, तो √3 की वैल्यू tan में कौन से एंगल पर होगी, तो वो इक्वल होगी tan π/3 पर। तो यहाँ पे tan π/3 पुट करेंगे, तो क्योंकि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा था, तो ये भी हो जाएगा π/3 के इक्वल। सेकेंड केस देखिएगा, अगर x आपका लेस देन 0 होगा तब क्या होगा। देखिए, अगर x लेस देन 0 होगा तो हालांकि हम वहाँ पे रेंज को देखकर भी इसके एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि रेंज हमें याद नहीं रहती है, तो उस केस में वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसका एक आसान तरीका आपको बता रहे हैं कि अगर वैल्यू जब नेगेटिव गिवन हो इनवर्स फंक्शन में, तब हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, जब वैल्यू नेगेटिव हो तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स में अगर वैल्यू नेगेटिव है तो उनके माइनस साइन को हम आगे यूज़ कर सकते हैं। यानी साइन इनवर्स माइनस एक्स को लिख सकते हैं माइनस के साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स को लिख सकते हैं माइनस के टेन इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स को लिख सकते हैं माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, इन तीनों में हम माइनस के साइन को हम आगे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो जो इनकी रेंज है साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, उसमें नेगेटिव वैल्यूज़ इंक्लूड है, तो इसलिए उसमें नेगेटिव एंगल्स में इंक्लूड है, तो उनके माइनस साइन को हम आगे ले जा सकते हैं।
लेकिन कॉस इनवर्स में, कॉट इनवर्स में, सेकंड इनवर्स में अगर वैल्यू नेगेटिव है तो इसमें माइनस साइन को हम आगे नहीं ले जा सकते क्योंकि इनकी रेंज में नेगेटिव एंगल्स नहीं है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स को लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ऐसे ही हम कॉट इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और सेकंड इनवर्स माइनस एक्स को लिख सकते हैं पाई माइनस सेकंड इनवर्स एक्स। तो इनके सॉल्यूशन को इनकी रेंज के अंदर लाने के लिए हम इनको पाई माइनस करके यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 है, तो आपको बताया गया था साइन इनवर्स में अगर वैल्यू नेगेटिव हो तो हम इसके माइनस साइन को हम आगे यूज़ कर सकते हैं, तो बन जाएगा माइनस के साइन इनवर्स रूट 3/2। अब वैल्यू पॉजिटिव है तो जैसे हमने पहले एग्जांपल में बात की थी, पहले केस में बात की थी, तो रूट 3/2 साइन में कौन से एंगल की वैल्यू होगी, साइन π/3 की, साइन π/3 पर। अब साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है तो हो जाएगा माइनस के π/3 के इक्वल। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पर कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 है। अब क्योंकि वैल्यू नेगेटिव है तो आपको बताया गया था कि कॉस इनवर्स के केस में जब भी वैल्यू नेगेटिव हो तो उसको पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख देते हैं, यानी इसको पाई माइनस करके लिखेंगे, वैल्यू वहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी और बन जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, तो कॉस इनवर्स में, कॉट इनवर्स में, सेकंड इनवर्स में अगर वैल्यू नेगेटिव गिवन हो तो उस वैल्यू का नेगेटिव साइन हटाने के लिए उनको पाई माइनस करके लिख देते हैं और वैल्यू में से माइनस साइन, नेगेटिव साइन हटा देते हैं। तो ये बन जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब 1/2 देखेंगे कॉस में कौन से एंगल की वैल्यू होगी, तो ये होगी कॉस 60 की, यानी कॉस π/3। अब क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा होगा तो ये बनेगा पाई माइनस π/3 और इक्वल हो जाएगा 2π/3 के। तो पहले एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इसी के बेसिस पर है, तो आप 2.1 एक्सरसाइज को ध्यान से करके देखिएगा। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। स्पेशली जो इसमें प्रिंसिपल वैल्यूज़ जो हमने अभी लास्ट वाला टॉपिक डिस्कस किया था उसको ध्यान से समझ के करिएगा, तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चंस को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।